नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। पहले अध्याय का शीर्षक है सिल्वर वेडिंग। यह मनोज श्याम जोशी की एक लंबी कहानी है। अब तक हमने इस कहानी में पढ़ लिया कि हमारी कहानी के नायक हैं यशोधर बाबू वाई.डी. पंत। वे अपने कार्यालय से 5:30 बजे रवाना होकर के मंदिर वगैरह में बैठते हुए भगवान का प्रति अपना ध्यान लगाने का प्रयास करते हुए थोड़ा लेट घर पहुंचते हैं। तो घर के आगे भीड़ लगी हुई है, कार वगैरह खड़ी हुई है, तो यशोधर बाबू ठिठक करके वहीं खड़े रह जाते हैं। वह कार वाले चले जाते हैं तो थोड़ा अपने घर के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि उनकी शादी की 25वीं सालगिरह सिल्वर वेडिंग की घर पर पार्टी चल रही थी और उनके पुत्रों और पुत्री और उनकी पत्नी ने अपने अपने दोस्तों को वहाँ पर बुला रखा था। रिश्तेदार दोस्त वगैरह वहाँ पर आ रहे थे। अब देखो थोड़ा आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। गिरीश बोला। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का भाई है, चाचा का लड़का। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर यानी कार्यालय में फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण यशोधर बाबू का लड़का को फ़ोन किया। भूषण ने कहा, शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। तो भूषण कहा कि मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा और आप भी शाम को आ जाइए, यहीं पर पार्टी करते हैं। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है। बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। मार्केटिंग मैनेजर अंग्रेजी शब्द है, तो इसको मैनेजर को बोलते हैं प्रबंधक। और मार्केटिंग मतलब जो मार्केट से संबंधित है, बाजार से संबंधित है, विपणन प्रबंधक बोल देंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं विपणन प्रबंधक। तो वह एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसी की सहायता से यशोधर बाबू के बेटे यानी भूषण को अपना ये संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का दलील मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं, ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। तो भूषण को इसी ने किसी मार्केटिंग कंपनी में नौकरी सर्विस दिलवाई थी। यशोधर बाबू ये सोचते हैं कि ये ओछा आदमी है और इसी की संगत के कारण भूषण बिगड़ रहा है, लेकिन इसके विपरीत अगर उसकी भाई की बुराई करते हैं तो पत्नी बरस पड़ती है, क्रोधित होती है, गुस्सा करती है, कहती है कि ज़िंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, कि BA में 2nd क्लास नंबर हैं और इसने ज़िंदगी बना दी, इसे एक बढ़िया नौकरी देती है और तुम कहते हो बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कि ये दिन आपके जीवन में बार बार आए का थैंक यू धन्यवाद कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर वाई.डी. पंत होम मिनिस्टर भूषण फादर कि वाई.डी. पंत यशोधर पंत होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय और मैं भूषण का पिता हूँ कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद मतलब हर संभव यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है, तथापि विलायती रीति रिवाज से भली भांति परिचित है कि वो चाहे संस्कारों की दृष्टि से कुमाऊं क्षेत्र का रहने वाला हो, कुमाऊं का मतलब पहाड़ी क्षेत्र के जो रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, उनको मानने वाला हो, लेकिन विलायती मतलब विदेशी रीति रिवाज से भी वह भली भांति परिचित है। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। ये किसके विचार हैं? किशनदा के विचार हैं कि आना सब कुछ चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए, नई बातें भी सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। अपने जो संस्कार हैं, अपने जो रीति रिवाज हैं, अपने जो जीवन जीने के तौर तरीके हैं, उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए।
टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, ये नहीं भूलना चाहिए। कि टाई सूट भी पहनना आना चाहिए, विलायती विदेशी, लेकिन जो अपने संस्कार हैं, अपने जो रीति रिवाज हैं, धोती कुर्ता मान लो, तो वे पोशाक हैं, तो इन्हें भी भूलना नहीं चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा, विदेशी परंपरा के लिए आग्रह किया। क्या? यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे, केक ले जा रहे थे कि दोनों पति पत्नी साथ में अपनी शादी की 25वीं सालगिरह का केक काटें। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक संकोच महसूस नहीं हुआ, कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। तो ये भी एक विदेशी परंपरा है, केक काटना। तो केक काटने के लिए जब बच्चों ने आग्रह किया तो पत्नी एक बार तो थोड़ी शर्माई, लेकिन बेटी ने दोबारा कहा तो केक के पीछे खड़ी हो गई। वहीं से उसने पति को बुलाया। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बचकानी का मतलब है बच्चों जैसी बातें, बच्चों जैसी बातें मतलब जो नासमझी भरी बातें हुए हों, जिसमें समझ ना हो। तो ये यशोधर बाबू को केक काटना एक नासमझी भरी बात, बच्चों जैसी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। समहाउ तो इनका तकिया कलाम शब्द है जो बार बार प्रयोग में लेते रहते हैं। आई डोंट लाइक ऑल दिस, मैं ये सब पसंद नहीं करता हूँ, लाइक नहीं करता हूँ। लेकिन एनीवे, तथापि, फिर भी उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु स्पष्ट संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। देखो यहाँ पर दोनों भाव हैं, अनमनी किंतु संतुष्ट। अनमनी तो इसलिए कि वे जो नई परंपराएं हैं, ये विलायती परंपराएं हैं, वे उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन संतुष्ट भी हैं, खुश भी हैं, प्रसन्न भी हैं। किस लिए? कि वे अनाथ थे, उनके जन्मदिन पर कभी किसी ने लड्डू नहीं बांटे, और उनकी शादी की सालगिरह पर 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन और ठंडा वगैरह की सारी व्यवस्था हो रही थी। तो इस बात से वे संतुष्ट भी हैं, खुश भी हैं, लेकिन अनमने भी हैं। दोनों ही द्वंद्व स्थिति में हैं यशोधर बाबू। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया क्योंकि पत्नी थोड़ा अपने बच्चों के साथ में आधुनिक हो रही थी। मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया मतलब उन्हें बताया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने से क्या हो जाएगा। लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा ले। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूंसने का प्रयास किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है, शाम की आरती नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझला कर कहा, क्रोधित होकर के कहा, थोड़ा अनमने ढंग से कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। क्योंकि उन्होंने कुछ खा नहीं पी नहीं रहे थे वो, तो उनके लिए कहा गया कि पहले जाओ, ठीक है, तो आपने संध्या नहीं की तो पहले जाके संध्या ही करो, उसके बाद में ही यहाँ पर आना, कब तक हम आपके लिए रुके रहेंगे। नहीं, आप सब लोग खाइए, यशोधर बाबू ने कहा। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज गो अहेड। प्लीज मतलब कृपया, गो मतलब जाओ, अहेड मतलब आगे बढ़ो, गो अहेड मतलब आगे बढ़ो। प्लीज गो अहेड मतलब कृपया आगे बढ़िए मतलब है कृपया आप शुरू कीजिए, आप खाना खाना शुरू कीजिए। नो फॉर्मेलिटी मतलब होता है कि औपचारिकता। आप औपचारिकता मत निभाइए कि मैं आऊँगा तभी खाएं, साथ में खाएंगे। आप सब लोग शुरू कीजिए, इसमें कोई तकल्लुफ़ करने की कोई बात नहीं है। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई। प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्यों लगाई? क्योंकि वे बाहर
जो उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी का आयोजन चल रहा था, उस पार्टी में वे शामिल नहीं होना चाहते थे। जैसा कि उनके बच्चे सोचते हैं कि आप तो एलडीसी टाइप में मिक्स होते हैं, कि जो लोअर श्रेणी के बाबू हैं उनके साथ आपका घुलना मिलना उठना बैठना ज़्यादा होता है। और वहाँ पर उनके बेटे के दोस्त आए तो हुए थे, बड़े बड़े, जो कार में आते हैं, मोटरसाइकिल में आते हैं, बाइक स्कूटर पे आते हैं। तो उनके साथ वे थोड़े अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। इसलिए वे सोच रहे थे कि जितना ज़्यादा समय वह इस पार्टी से दूर पूजा घर में लगाएं उतना ही अच्छा है। तो आज उन्होंने पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहें और कहते रहे, जल्दी कीजिए मेहमान लोग जा रहे हैं। अब उनकी पत्नी और बच्चे हैं, वे पिताजी को उस पार्टी में शामिल करने के लिए बार बार पूछते हैं कि पिताजी जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक में मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी तो यशोधर बाबू पद्मासन लगा साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। तो लगभग शाम की पूजा कितने समय करते हैं? 15 मिनट करते हैं। आज उस 15 मिनट की पूजा को 25 मिनट तक तो कर दिया। 25 मिनट बाद में भी बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती रही तो उन्होंने क्या किया कि पद्मासन यानी ध्यान, योग की एक मुद्रा है, तो वह योग की मुद्रा में ध्यान लगा कर बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किसंदा दिखाई दे रहे थे। तो ध्यान लगा के बैठ रहे कि कोई ध्यान लगाए, लेकिन उनके ध्यान में भी किसंदा बार बार ही आ रहे थे। यशोधर बाबू किसंदा से पूछ रहे थे, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए? देखो, इस पाठ में पहले भी एक बार आया जो हुआ होगा, तो उसमें तो कहानीकार ने बता दिया कि पता नहीं क्यों हुआ होगा। तो यहाँ पर ये जो वाक्यांश है, जो हुआ होगा, इस वाक्यांश के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तीन अर्थ निकलते हैं। इस वाक्यांश के 3 अर्थ निकलते हैं अपनी कहानी के संदर्भ में। तो पहला जो अर्थ है वह तो कहानीकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पता नहीं क्या हुआ होगा। एक बार यशोधर बाबू ने किसंदा के गांव के किसी व्यक्ति से पूछा कि किसंदा की मृत्यु किस प्रकार हुई, तो उसने कहा जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। तो एक जो हुआ होगा का अर्थ तो हम क्या लगा सकते हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा। दूसरा अर्थ है जो हुआ होगा वह है किसंदा की जो हताशा है, उस हताशा को व्यक्त करता है। किसंदा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने पास किसी को भी पास न पाकर के मानसिक रूप से टूट गए थे। किसंदा ने अपने जीवन में समाज के व्यक्तियों का बहुत साथ दिया, अपने क्वार्टर में अपने क्षेत्र के लोगों को साथ रखते थे, लेकिन जब वे बूढ़े हो गए तो सभी व्यक्तियों ने अलग अलग क्षेत्रों में मकान बना लिया, तो उनके पास कोई नहीं रहे। तो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने पास किसी को भी न पा करके वे मानसिक रूप से टूट गए और उनके मन में जीने की इच्छा समाप्त हो गई और धीरे धीरे वे मृत्यु के करीब पहुंच गए। तो यहाँ पर यह दूसरा अर्थ है ना, जो हुआ होगा, यह किसंदा की हताशा को अभिव्यक्त करता है। अब जो तीसरा अर्थ है जो हुआ होगा वह किसंदा के प्रति लोगों की मानसिकता व्यक्त करता है कि लोग क्या सोचते थे। जो हुआ होगा मतलब किसी ने जानने का प्रयास भी नहीं किया कि जो किसंदा जैसे समाजसेवी व्यक्ति हैं, जो समाज के सेवा में सदैव आगे रहते थे, उन जैसे व्यक्तियों का भी समाज में कोई महत्व नहीं रह गया। वे अप्रासंगिक हो गए, महत्वहीन हो गए और उनकी मृत्यु के बारे में किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि वे बिना किसी बीमारी के भी किसंदा क्यों मर गए। तो पहला अर्थ तो है हो गया कि पता नहीं क्यों हुआ। दूसरा अर्थ किसंदा की हताशा को अभिव्यक्त करता है और तीसरा अर्थ है वह समाज की असंवेदनशीलता को अभिव्यक्त करता है कि समाज ने भी किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया कि किसंदा की मृत्यु क्यों हुई। तो चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का दिन हम कल करेंगे।
धन्यवाद।